दिस लेक्चर अबाउट सेल। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेल इंट्रोडक्शन और सेल हिस्ट्री के बारे में जान लिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा लेक्चर सेल थ्योरी और कंपोनेंट्स ऑफ सेल पे रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। तो देखिए, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो बहुत इजी है। इसके लिए आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और साथ साथ 3 डेट याद रखनी है। तो जैसे एक डेट लिखूं मैं यहाँ पे 1838, 1839 और 1855। ये 3 डेट याद रखनी है और 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखो आप। एक तो है मैथियस स्लाइडेन। एक साइंटिस्ट है थियोडोर स्वान और एक है रुडोल्फ विर्चो। ठीक, ध्यान रह जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। तो ये मैथियस स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, तो वनस्पति शास्त्री थे। तो इन्होंने पादपों पर अपना अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना अध्ययन किया और बताया कि सभी पादप कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद थियोडोर स्वान जो थे उन्होंने भी अपना कार्य स्टार्ट किया 1839 में। ये एक जंतु शास्त्री थे। और इन्होंने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं पर अपना अध्ययन किया और बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं के बने होते हैं या उनसे मिलकर बने होते हैं, एक ही बात है। कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जंतु कोशिका के बारे में और जानकारी दी। इन्होंने बताया कि जो जंतु कोशिका है उसके बाहर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पतली झिल्ली, जिसे बाद में कोशिका झिल्ली कहा गया। ठीक है, इसके साथ साथ थियोडोर स्वान ने पादप कोशिका पर भी अपना अध्ययन किया। मतलब जंतु शास्त्री थे लेकिन पादप कोशिका पर भी अपना अध्ययन किया और बताया कि जो पादप कोशिका है उसके बाहर एक मोटा आवरण पाया जाता है। एक मोटा आवरण प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसे बाद में कोशिका भित्ति कहा गया। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों ने अपना अपना कार्य किया और संयुक्त रूप से इनके अध्ययन को ही कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। संयुक्त रूप से इनके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत। लेकिन इनकी एक कमी रह गई थी। इनकी कमी क्या रह गई थी कि भाई ये इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो न्यू सेल है, जो नई कोशिका है वो कैसे बनती है। ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये इनकी एक कमी थी। बात समझ में आई? इस कमी को पूरा किया था रुडोल्फ विर्चो ने।
रुडोल्फ विर्चो ने ये बात स्पष्ट कर दी, सिद्ध कर दिया कि जो पुरानी कोशिका होती है, पुरानी कोशिका में ही कोशिका विभाजन होता है। मैंने शॉर्ट में लिखा कोशिका विभाजन होता है और उससे नई कोशिका होती है। ये बात रुडोल्फ विर्चो ने क्लियर कर दी। साथ साथ रुडोल्फ विर्चो की बात को कुछ इस प्रकार से भी स्पष्ट किया जाता है कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला। तो सेल स्टडी के दौरान अगर ये लाइन आपको कहीं देखने के लिए मिले तो उसका एक ही मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि नई कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से बनती है, पूर्व निर्मित कोशिका से बनती है। ठीक है, तो सेल थ्योरी पूरी होती है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ सेल। स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी कोशिका के घटक। तो मैं छोटा सा रफली डायग्राम बना के आपको बताऊँ कि भाई मान लो एक सेल है, ये सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर भरा हुआ उसका कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, और ये उसका आवरण है, और ये उसमें केंद्रक है। ठीक है, अब मुख्य रूप से कंपोनेंट्स यही होते हैं इसके। अगर कोई छोटी क्लास का बच्चा मेरे से पूछे कि सर कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं, तो मैं इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं बताऊंगा, बट आप इसको थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करोगे, और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो देखिए आगे पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ सेल की अगर बात की जाए, उसके घटक की यदि बात की जाए, तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। भाई तो आवरण, अभी मैंने बताया कि आवरण एक कोशिका द्रव्य, और एक केंद्र। मुख्य रूप से ये 3 ही है। ठीक है, अगर आवरण की बात की जाए तो कोशिका में 2 प्रकार से आवरण पाए जाते हैं। एक तो होता है, एक तो कोशिका भित्ति होती है, और एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति याद रखना सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका जो झिल्ली है वो पादप व जंतु, पादप व जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट रहती है। पादप व जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य की अगर आप बात करो तो कोशिका द्रव्य को समझने के लिए आप 2 भागों में बांटो। भाई कोशिका द्रव्य है तो इसका एक जो ठोस भाग होता है, जो ठोस भाग होता है उसको कोशिकांग कहोगे आप, क्या कहोगे? कोशिकांग कहोगे। और जो तरल भाग होता है उसको साइटोसोल कहोगे। ठीक है, और समझने के लिए आप कोशिकांग को डिवाइड करो। कोशिकांग को आप 2 भागों में बांट सकते हो समझने के लिए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिकांग 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो झिल्ली युक्त और एक झिल्ली रहित। ठीक है, यानी एक तो ऐसे कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त है और एक झिल्ली रहित है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। ठीक है, तो झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित की हम बात करें तो झिल्ली रहित के अगर उदाहरण देखें तो एक तो आप राइबोसोम दे देना, राइबोसोम, और एक तारक कार, तारक कार। ये झिल्ली रहित कोशिकांग, इन पर झिल्ली नहीं पाई जाती। और झिल्ली युक्त की अगर बात करो तो वापस से समझने के लिए आप इसको 2 भागों में बांट दो। एक तो दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त यानी जिन पे 2 डबल लेयर पाई जाती है, और एक एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली युक्त और एकल झिल्ली युक्त, अगर एकल झिल्ली युक्त के उदाहरण देखें तो जैसे गोल्जिका है,
लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, ER है, ठीक है। और भी उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के अगर आप उदाहरण देखते हो तो सिर्फ दो ही मिलेंगे आपको। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। तो ये आप कोशिकांगों को इस प्रकार से अगर डिवाइड करके समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर रही बात केंद्रक की, तो केंद्रक के भी खुद के पार्ट होते हैं कुछ। अभी के लिए नाम याद रखो, जैसे केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य की अगर आगे हम बात करें तो केंद्रक के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर और पाई जाती है, ठीक है, उसको केंद्रिका कहा जाता है। और क्रोमेटिन जाल, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में हम इनको इंडिविजुअल एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये कोशिका के घटक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे।